नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माया ऐप पर। माया ऐप के तहत आज बॉलीवुड फ्लैशबैक में हम बात करने वाले हैं जिस एक्ट्रेस के बारे में, वो है कमाल की अभिनेत्री। इनकी जितनी भी तारीफें की जाए वो कम है। अब इनकी बात करें खूबसूरती की या फिर अभिनय की, ये जब अपने खूबसूरती भरे अंदाज में अपने अभिनय के जलवे बिखेरती हैं पर्दे पर, तो ऑडियंस अपना दिल हार बैठते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली द मोस्ट टैलेंटेड एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस वहीदा रहमान के बारे में। तो चलिए ढेर सारी बातें जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़ी और शुरू से शुरुआत करते हैं। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु के एक शहर चेंगलपट्टू में हुआ। उनके पिता ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक कलेक्टर थे और वहीदा जब बहुत छोटी थी तभी उन्होंने अपने बहन के साथ भरतनाट्यम की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और उसमें उन्होंने महारत हासिल किया और बहुत अच्छे से वो सीखती थी और उन्हें सीखने की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था। जब वो किशोर अवस्था में थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो वहीदा रहमान थी, उन्हें शौक था कि वो चाहती थी कि डॉक्टर बने। वो पढ़ाई लिखाई कर रही थी बहुत ज़ोरों शोरों से और डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि उनके फेफड़े में इन्फेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है, जिस कारण से वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई। और फिर आगे चलकर उन्होंने तेलुगु फिल्मों की तरफ रुख किया और तेलुगु फिल्मों के ज़रिए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भरतनाट्यम में वहीदा रहमान ने महारत हासिल कर रखा था। उन्हें बहुत अच्छे से आता था और बहुत प्रभावित करती थी वो अपने परफॉर्मेंस से। तो जब मौका लगा भारत के पहले वॉइस रॉय के सामने परफॉर्म करने का, तो वो और उनकी बहन वहाँ परफॉर्म करने पहुँची और उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों में जगह बना ली। लोग खूब पसंद किए और वहीं से उनके पास फिल्मों के ऑफर आने भी शुरू हो गए थे। फिर उन्होंने बहुत सारे परफॉर्मेंस किए और इन्हीं परफॉर्मेंस को देखकर गुरुदत्त भी प्रभावित हो गए और उन्होंने ठान लिया कि वो वहीदा रहमान को ट्रेन करेंगे और हीरोइन बनाएंगे। फिर अपनी फिल्म सीआईडी में उन्होंने देवानंद के अपोजिट वहीदा रहमान को कास्ट कर लिया। फिर 1957 में गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को अपने फिल्म प्यासा में एक रोल के लिए कास्ट कर लिया। इस फिल्म में वहीदा रहमान का नाम था गुलाबो और ये फिल्म एक शायर के ऊपर बन रही थी और इस फिल्म में शायर का किरदार निभा रहे थे खुद गुरुदत्त। वहीदा रहमान और गुरुदत्त की ऑन स्क्रीन जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई, लोगों ने खूब सराहा और ये जोड़ी दिल में बस गई। इन्होंने साथ में इसके बाद और भी बहुत से काम किए, लेकिन प्यासा के जो गाने थे वो एक से बढ़कर एक गाने थे। चाहे ये गाना ले ले, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, चाहे ये गाना ले ले, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे साथ हमारे काहे घबराए, हाँ काहे घबराए। इसके हर एक गाने बहुत ही बेहतरीन थे। आज भी ये गाने लोग सुनते हैं तो झूम उठते हैं। अब इस फिल्म के बाद वहीदा रहमान गुरुदत्त के लगभग हर फिल्मों में नजर आने लगी। हर फिल्मों में उसे कुछ ना कुछ किरदार मिलता ही था, चाहे ये फिल्म चौदहवीं का चांद हो या फिर कागज के फूल या फिर साहिब बीबी या गुलाम ही क्यों ना हो। फिल्म बाजी की सफलता ने गुरुदत्त को एक अलग पहचान दिला दी थी। एक समय था जब वो पैसों के अभाव में अपनी पढ़ाई तक कंप्लीट नहीं कर पाए और अब इनकी ज़िंदगी इस फिल्म के ज़रिए बदलने लगी थी। वो मशहूर फिल्म मेकर्स में से एक माने जाने लगे थे। इसके बाद इनकी अगली प्रोजेक्ट थी सीआईडी और वहीदा भला की खूबसूरत भी थी और एक्ट्रेस भी बहुत कमाल की थी। उन्हें अभिनय बहुत अच्छे से आता था और बातें भी बड़े प्यार से कर लेती थी। गुरुदत्त को जिस एक्ट्रेस की तलाश थी वो शायद उन्हें मिल चुका था, तो वहीदा रहमान के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। सीआईडी में उन्होंने कास्ट किया उन्हें और उसके बाद उनके अगले फिल्मों में वो गुरुदत्त की हीरोइन बन गई। दोनों साथ काम करते करते दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी, फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। लेकिन गुरुदत्त साहब ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो आखिर करे क्या। वो अपने प्यार को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ थी वहीदा रहमान तो दूसरी तरफ उनकी बीवी गीता दत्त थी और अपने इन चीज़ों को वो बैलेंस ना करने की वजह से ये फिल्म इंडस्ट्री की जो जोड़ी थी वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। गुरुदत्त ने एक फिल्म बनाई थी कागज़ के फूल। कहा जाता है कि ये फिल्म कागज़ के फूल गुरुदत्त के रियल लव स्टोरी पे आधारित है। ये वहीदा रहमान और गुरुदत्त के ऊपर ही लिखी गई थी। कागज़ के फूल बॉक्स ऑफिस पे कुछ अच्छा कमाल नहीं कर पाई और फ्लॉप रही, लेकिन फिर बाद में जाकर के लोगों को ये फिल्म काफ़ी पसंद आई और लोगों ने खूब सराहा और खूब तारीफ़ें भी की। लेकिन जब ये फिल्म फ्लॉप हुई तो गुरुदत्त साहब ने अपने आप को शराब में झोंक लिया, अव्यवस्थित ढंग से जीवन जीने लगे
और अजीब अजीब हरकतें करने लगे जो लोगों को समझ नहीं आ रहे थे कि आखिर इनको हुआ क्या है। और फिर इन्होंने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की। यह अलग बात है कि कागज़ के फूल के बाद भी इन्होंने वहीदा रहमान के साथ एक फिल्म की जिसका नाम था चौदहवीं का चांद। यह फिल्म 1960 में बन करके रिलीज हुई थी और इस फिल्म के संगीत जो दिए थे वो थे रवि शंकर शर्मा ने और इसके लिरिक्स लिखे थे शकील भादवानी ने। यह गाना शायद आपको याद होगा। यह गाना कुछ ऐसे थे। चौदहवीं का चांद होया कोई आफताब हो, खुदा की कसम तुम लाजवाब हो। वहीदा रहमान उन अभिनेत्रियों में से है जिन्होंने हमेशा खतरे उठाए। जब फिल्म साहिब बीवी और गुलाम बन रही थी तो गुरुदत्त साहब ने साफ साफ जाकर के वहीदा रहमान से कहा कि वहीदा देखो, बात कुछ ऐसी है कि इस फिल्म की जो हीरोइन है वो मीना कुमारी है और तुम्हारे लिए मैंने एक कैरेक्टर रखा है, लेकिन ये किरदार थोड़ा छोटा है, सेकंड लीड है, क्या तुम करना चाहोगी? तो वहीदा रहमान ने फट से हाँ कह दिया और कहा मेरा किरदार इस फिल्म में बहुत अनोखा है और मैं इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहती हूँ। फिर ये फिल्म जब बन करके आई साहिब बीवी और गुलाम, जब ये रिलीज हुई तो लोगों ने क्या तारीफें की। मीना कुमारी, गुरुदत्त के साथ साथ वहीदा रहमान की भी भर भर के तारीफें की और खूब सराहा और खूब प्यार दिया। उन्हें वहीदा रहमान उस किरदार में बहुत पसंद आए। गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 1963 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और फिर 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। देवानंद और वहीदा रहमान की जोड़ी भी काफ़ी सुपरहिट रही और इनकी जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी जलवे दिखाए। दोनों ने साथ में कई फिल्में की और लगभग सारी फिल्में हिट रही और लोगों को खूब पसंद आए, चाहे वो फिल्म CID हो या काला बाजार हो या बात एक रात की हो या फिर फिल्म गाइड हो जो कि 1965 में रिलीज हुई थी। अब बात करें फिल्म गाइड की तो इस फिल्म के पीछे भी एक बहुत ही रोचक किस्सा है। यह फिल्म जितनी अच्छी बनी उतने ही मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। उन दिनों देवानंद साहब काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे और अचानक से उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना आप कुछ अलग तरह की फिल्म बनाई जाए और उन्होंने डिसाइड किया फिल्म गाइड बनाने की। और उन्होंने ये भी फैसला किया कि इस फिल्म को वो 2 लैंग्वेज में बनाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि भारतीय ऑडियंस के साथ साथ विदेशी ऑडियंस भी इस फिल्म का लुत्फ उठा सके। वो इस फिल्म को बनाने की प्लानिंग में जुटे हुए थे, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जहां एक तरफ ये फिल्म बनाने की सोच रहे, वहीं दूसरी तरफ सत्यजीत रे जो उन दिनों एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में बनाकर ऑडियंस के दिलों में एक अलग जगह बना रखी थी, वो भी इस फिल्म को बनाने की तैयारी में है। और दोनों ने ही इस फिल्म में रोजी के कैरेक्टर के लिए वहीदा रहमान को अप्रोच किया है। अब जैसा हर बड़ी फिल्मों के साथ होता है वैसा ही इस फिल्म के साथ भी हुआ। एक के बाद एक कई डायरेक्टर्स बदले गए, कई चीज़ें हुई, लेकिन आखिरकार देवानंद साहब ने इस फिल्म को बनाकर ही दम लिया। और ये फिल्म बनकर जब तैयार हुई और रिलीज हुई तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया। लोगों को बहुत मज़ा आया फिल्म देख करके। और बात करें देवानंद साहब और वहीदा रहमान के अभिनय की तो उन्होंने अपने अभिनय से ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सत्यजीत रे का जिक्र किया, तो ये वही सत्यजीत रे है जिन्हें ऑस्कर से नवाजा गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि जब इनका नाम ऑस्कर के लिए अनाउंस किया गया तब वो वहाँ इवेंट में मौजूद नहीं थे। फिर ऑस्कर इनके लिए हॉस्पिटल में ही लाया गया और उन्हें हॉस्पिटल में ही ऑस्कर से नवाजा गया। सत्यजीत रे साहब वो महान हस्ती है जिन्होंने एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में बनाकर हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग मुकाम तक पहुंचाई। एक तरफ जहां देवानंद के साथ वहीदा रहमान की जोड़ी खूब पसंद की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ दिलीप कुमार साहब के साथ भी इनकी जोड़ी कमाल लग रही थी। काफ़ी अफवाहें भी उड़ी कि दिलीप साहब और वहीदा रहमान दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्द ही शादी भी करेंगे। लेकिन दिलीप साहब ने सायरा बानो से शादी करके सारे अफवाहों के मुंह बंद कर दिए। दोनों ने साथ में काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में की और लोगों को खूब पसंद आया इनके साथ की गई फिल्में। अब बात करें वहीदा रहमान और राज कपूर के जोड़ी की, तो इन्होंने भी साथ में एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म में काम किया है और ये फिल्म थोड़ी अनोखी है। इस फिल्म का नाम है तीसरी कसम और ये फिल्म एक किताब पे आधारित है जिसका नाम है मरे गए गुलफाम और इसे लिखा है साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु ने। इस फिल्म में मीराबाई के किरदार में नजर आई वहीदा रहमान और इस
इस फिल्म में जो मीराबाई का किरदार था वो कंपनी की नाचने वाली रहती है। तो वहीदा रहमान ने इस किरदार में उतरते हुए अपने चरित्र को पूरी पूर्णता से निभाई। उनकी वो भाव भंगिमाएं, उनका वो नृत्य कौशल, उनकी वो खूबसूरती से बोलती हुई आंखों ने पर्दे पर कमाल कर दिखाया। फिर वो वक्त आया जब वहीदा रहमान ने हेमंत कुमार से कहा कि मुझे एक फिल्म बनानी है जिसका नाम है खामोशी। तो हेमंत कुमार ने उन्हें समझाया कि देखो ये फिल्म बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है, ये चलेगी नहीं, ये फिल्म डूब जाएगी। तो वहीदा रहमान ने उन्हें जवाब दिया कि कुछ फिल्में मन की संतुष्टि के लिए भी बनानी चाहिए, और उन्होंने ये फिल्म बना दी। 1970 के आते आते वहीदा रहमान ने फैसला किया कि वो अब एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेगी, और 1973 में उन्होंने जया भादुरी के माँ के किरदार में फिल्म फागुन में नजर आई। और फिर बाद में उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने ये किरदार करके बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्हें ये माँ का किरदार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद उन्हें सिर्फ माँ वाले किरदार ही ऑफर होने लगे थे। फिर उन्होंने कुछ सोचा, कुछ समझा और एक ऐसा फैसला लिया कि लोगों को दंग कर दिया। एक फिल्म आई थी शगुन, जिसमें उनके अपोजिट जो हीरो थे उनका नाम था कमलजीत। ये फिल्म आई थी 1964 में, और इसके बाद उन्होंने कमलजीत के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया। दोनों में मुलाकातें होने लगी, धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, और कब ये मुलाकातें मोहब्बत में तब्दील हो गई उन्हें खुद पता नहीं चला, और दोनों ने फिर आपस में शादी कर ली और एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब बात करें वहीदा रहमान के द्वारा की गई सुपरहिट फिल्मों की फहरिस्त की, तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम है CID का, जो कि 1956 में रिलीज हुई और यह सुपरहिट रही। फिर आई प्यासा, जो कि 1957 में रिलीज हुई और यह सुपरहिट रही। फिर आई कागज के फूल, ये 1959 में रिलीज हुई, लेकिन यह फ्लॉप शुरुआती दिनों में रही, लेकिन बाद में चलकर इन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। फिर आई काला बाजार, जो कि 1960 में रिलीज हुई और यह सुपरहिट रही। फिर आई चौदहवीं का चांद, जो 1960 में रिलीज हुई और यह भी सुपरहिट रही। फिर आई साहिब बीवी और गुलाम, जो 1962 में रिलीज हुई और ये एवरेज रही। फिर आई 20 साल बाद, ये 1962 में रिलीज हुई और ये भी सुपरहिट रही। फिर आई मुझे जीने दो, ये 1963 में रिलीज हुई और ये सेमी हिट रही। फिर आई गाइड, जो कि 1965 में रिलीज हुई और ये भी सुपरहिट रही। फिर आई राम और श्याम, जो कि 1967 में रिलीज हुई और ये भी सुपरहिट रही। फिर आई कभी कभी, ये 1976 में रिलीज हुई और ये भी सुपरहिट रही। फिर आई त्रिशूल, जो कि 1978 में रिलीज हुई और ये भी सुपरहिट रही। फिर आई नमक हलाल, जो कि 1982 में रिलीज हुई और ये भी सुपरहिट रही। फिर आई हिम्मत वाला, जो 1983 में रिलीज हुई और ये सुपरहिट रही। फिर आई कूली, जो कि 1983 में रिलीज हुई और ये ब्लॉकबस्टर रही। और ऐसे ही कई बेहतरीन फिल्म वहीदा रहमान ने अपने फिल्मी करियर में किए और लोगों को खूब इंटरटेन किया और लोगों ने इनको खूब पसंद किया। वहीदा रहमान ने अपने फिल्मी करियर में बहुत अलग अलग तरह के किरदार निभाए, चाहे वो त्रिशूल में अमिताभ बच्चन की माँ का हो या फिर फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन की बीवी का, चाहे दिलीप कुमार के साथ फिल्म मार्शल हो या फिर शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म नमक हलाल हो। हर फिल्मों में उन्होंने अपने किरदार से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और अपने जादू में सबको समाहित कर लिया। 1991 के बाद वहीदा रहमान ने 12 साल के लिए फिल्मी करियर से संन्यास ले लिया और उन्होंने फिल्म करना छोड़ दिया। फिर 2000 के आते आते उन्होंने फिल्मों में अपनी वापसी की और उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की, जैसे कि ओम जय जगदीश, रंग दे बसंती, दहलीज 6 और कई बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने अपना अभिनय किया और लोगों को अपनी ओर बांधे रखा। और यही वजह है कि 1972 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और फिर 2011 में पद्म भूषण से भी उन्हें नवाजा गया। शादी के बाद वहीदा रहमान बेंगलोर शिफ्ट हो गई और फिर वहां अपनी जिंदगी अच्छे से व्यतीत करने लगी। लेकिन कुछ समय के बाद 21 नवंबर 2000 को उनके पति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो बेंगलोर से वापस मुंबई आ गई और अपने पुराने स्थान पर रहने लगी। भारतीय सिनेमा में वहीदा रहमान को एक कंप्लीट एक्ट्रेस माना जाता है, क्योंकि शुरू से लेके अंत तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का दामन थामे रखा और एक के बाद एक कई बेहतरीन किरदार हमारे फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने की। और उनके इन्हीं समर्पण के कारण उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा उनका नाम गर्व से लिया जाएगा। तो चलिए अगली बार मिलेंगे बॉलीवुड फ्लैशबैक के अगले एपिसोड में, किसी नए शख्स के बारे में जानेंगे, नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, लोगों के साथ जानकारी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ऑडिशन से जुड़ी अपडेट्स चाहिए तो हमारे माया ऐप को प्ले स्टोर से जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ आपको डांसिंग हो, एक्टिंग हो या फिर सिंगिंग हो, हर तरह के ऑडिशंस अपडेट्स मिल जाएंगे। तो जाइए अभी वहाँ से इंस्टॉल करें इसे
और मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ बॉलीवुड फ्लैशबैक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।